हेलो स्टूडेंट्स। हम शुरू करते हैं फिर से थायरोडायनामिक्स यानी पार्ट 5। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। आज से आपका जो टॉपिक होगा आंसर है इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी होता क्या है स्टूडेंट, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो स्टूडेंट हम आपको बता दें कि जितने भी मटेरियल बने हैं तो उसके अंदर की जो एनर्जी होती है ना स्टूडेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो आंसर इसे हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट। यानी इंटरनल एनर्जी जो हमारा है एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है। यानी इसमें हम लोग देखने वाले जो है चेंज देखने वाले स्टूडेंट। तो इसको हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। देखिए, व्हेन द सिस्टम इज रेस्ट एंड इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड, यानी सिस्टम आपका कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, आंसर है रेस्ट में होना चाहिए स्टूडेंट। तो सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, रेस्ट, और कोई भी उसके चारों तरफ क्या हो, कोई भी एक्सटर्नल फील्ड ना हो, ठीक। और जितने भी प्रकार की एनर्जी जो सिस्टम में होंगी, यानी ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जी इन द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। और सिस्टम के अंदर जैसे कि हम बात करते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो जितने भी प्रकार की एनर्जी उस सिस्टम के अंदर होगी, उन सभी एनर्जी का जो सम होगा वो उस सिस्टम का क्या होगा, आंसर है इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। यानी एक सिस्टम आपके पास होगा और उस सिस्टम के बाहर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड ना हो, और सिस्टम कैसा होना चाहिए, रेस्ट। तो उसके अंदर जितने भी प्रकार की, यानी जितने भी प्रकार की पॉसिबल एनर्जीज होंगी, उन सभी का जो सम होगा वो होगा इंटरनल एनर्जी कहलाएगा स्टूडेंट। ये आपका है इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी कहलाएगा। आगे हम इससे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यू आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी, यानी यू काइनेटिक एनर्जी प्लस यू रोटेशनल एनर्जी प्लस यू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ऐसे यू हीट एनर्जी, यानी किसी भी प्रकार की जो भी एनर्जी उसके अंदर आएंगी, उन सभी का जो सम होगा वो आपका क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, आंसर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी की। यानी इंटरनल एनर्जी के कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करता है। कौन, इंटरनल एनर्जी, जो बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये आपका क्या है, स्टेट फंक्शन स्टूडेंट, इट इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये भी हम जान चुके हैं, बस यहाँ पर हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ रहे हैं। हम लोग डील करेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि डेल यू इक्वल टू हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा कि जो चेंज होता है वो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी करते हैं हम लोग, तो चेंज मिलता है। इंटरनल एनर्जी जो आपका होता है चेंज, अगर वो इज लेस देन जीरो है तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, आंसर है डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जीरो से क्या होगा, जीरो से लेस देन का मीनिंग हुआ कि इंटरनल एनर्जी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव में आएगी। इसलिए निगेटिव में आएगी क्योंकि जीरो से कम तभी माना जाएगा जब वो निगेटिव में होगी। ओके, तो यहां पर देखिए जीरो से कम तभी हो सकती है जब उसकी फाइनल एनर्जी क्या होनी चाहिए, आंसर है कम, और इनिशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो इनिशियल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और फाइनल एनर्जी कम होनी चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो से कम आएगी, और इससे यही होगा कि आपके सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है। ओके, तो डेल्टा यू इज लेस देन जीरो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगर ग्रेटर देन हुआ तो क्या होगा, आंसर है डेल्टा यू अगर जीरो से ज्यादा होता है, यानी कि डेल्टा यू इज ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। तो सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होगा वो डिक्रीज करेगा। आपको समझ में आया होगा। इसकी आगे देखिए। अब हम लोग बात करेंगे किसका, आंसर कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी का, ठीक। आपको समझ में आया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग डील करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब कैलकुलेशन में हम लोग बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं।
सबसे पहले हमें मानते हैं, एक चीज समझते हैं, ध्यान दीजिए कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको समझिएगा कि हमारे पास एक क्या है, ए एक स्टेट फंक्शन है और इस स्टेट फंक्शन का फंक्शन क्या है, एक्स वाई, यानी ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जो ए आपका वेरिएबल्स है इसका फंक्शन क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करके लिखना चाहें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर से 2-3 हमें करना पड़ेगा। देखो, हाँ अब फिर से देखेंगे ध्यान से, चेंज इन ए, यानी ए को हम चेंज कर रहे हैं तो इसे हम क्या लिखेंगे, डी ए लिखते हैं, स्मॉल चेंज इन ए। जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे डेल ए हमने लिखा और विद रिस्पेक्ट टू क्या, डेल एक्स, तो डेल ए बाय डेल एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन हो, डेल, हमने क्या लिखा, डेल ए, डेल ए हो गया, ठीक। और नीचे इसका जो ये आपका फंक्शन एक्स है, डेल एक्स हो गया, और वाई को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट, तो वाई क्या हुआ, कांस्टेंट, तो डेल ए अपॉन डेल एक्स, और नीचे वाई क्या हुआ, कांस्टेंट, बगल में हम इसके क्या लिखेंगे, टी एक्स, तब ये टोटल वैल्यू निकलेगी, स्मॉल अमाउंट में टोटल वैल्यू निकलेगी, प्लस डेल ए डिवाइड बाय डेल वाई, ये आपका कांस्टेंट नहीं होगा डेल वाई, ठीक है। इसके बाद इसमें हम कांस्टेंट क्या मानेंगे, एक्स, एड कांस्टेंट एक्स और इनटू डी वाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी की कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, इंटरनल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ किसका, आंसर है वॉल्यूम और टेम्परेचर का, ठीक है। तो जो इंटरनल एनर्जी होता है स्टूडेंट ना, ये किसका, वॉल्यूम और टेम्परेचर के क्या है, स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, डेल यू को भी लिखने वाले हैं। यहाँ पे डी, यहाँ पे क्या आएगा, डी यू आएगा, और जहां पे आपका ए लिखा हुआ है यहाँ पे यू हो जाएगा स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यू किसका फंक्शन है, बी एंड टी, यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या है, फंक्शन है, जो पहले बता चुके हैं। इसके बाद में जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं तो इससे आप कंपेयर कीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी की तरह लिखा हुआ है, इसी की तरह, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, डी यू इक्वल टू क्या होगा, डेल यू बाई डेल बी, ठीक। जैसे यहाँ पे आपका एक्स था तो यहाँ पे क्या है, आंसर है वी है, तो इस जगह पे क्या हो गया स्टूडेंट, वी हो गया, ठीक। जैसे यहाँ पे x था वैसे यहाँ पे क्या हो गया है, b हो गया, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे लिया गया था y, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग क्या ले रहे हैं, आंसर है t ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके प्लेस पे y के प्लेस पे t है। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो डेल u बाई डेल b एट कांस्टेंट t, और यहाँ पे db प्लस, ठीक। तो डेल u बाय डेल t एट कांस्टेंट b इंटू dt। तो ध्यान देखिए यहाँ पर t कांस्टेंट है तो यहाँ पे वॉल्यूम यानी कि b कांस्टेंट है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ जिससे आपको बातें बिल्कुल क्लियर लगे, ठीक। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस होती क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले से हम समझ लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आइडियल उस गैस उसे बोला जाता है स्टूडेंट जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करे, नंबर एक। पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को, जो आइडियल गैस इक्वेशन उसको फॉलो करे, ये एक बात हो गई। दूसरी बात स्टूडेंट, आइडियल गैस वे गैस होती हैं जिनके बीच किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, ना तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा और ना ही किसी भी प्रकार का रिपल्शन होगा, ओके। किसी भी प्रकार का ना तो उसके बीच क्या होगा, इंटरेक्शन, यानी हमने बोला किसी भी प्रकार का उसके अंदर ना तो रिपल्शन होगा और ना ही अट्रैक्शन होगा। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो उसी को हम बोलेंगे क्या, आइडियल गैस। अगर किसी भी गैस के अंदर रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन उनके बीच होता है, तो वो आपका आइडियल गैस ना होके रियल गैस हो जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। कौन सी गैस हो जाएगी, रियल गैस हो जाएगी। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम इस पर कैलकुलेशन करके देखते हैं कि एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखो हमारे पास में वही इक्वेशन को हमने लिखा है, जो ये इक्वेशन आपका है उसी को हमने राइट डाउन किया है नीचे आइडियल गैस के लिए, और हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, फॉर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी, फॉर एन आइडियल गैस द इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। आइडियल गैस के लिए देखो, आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होती है
उसके फंक्शन केवल केवल क्या होता है, टेम्परेचर होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इंटरनल एनर्जी अगर उसका केवल फंक्शन है तो ये केवल मात्र केवल किस पर आंसर है, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड ऑन ओनली टेम्परेचर, किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर। इसका कारण यही है कि इंटरनल एनर्जी का जो फंक्शन है वो आंसर क्या है, टेम्परेचर है स्टूडेंट। ओके, आइडियल गैस के लिए ये ध्यान रखना। यहां पर देखिए टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम क्या होगा, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है तो अगर वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं आएगी तो आपका डीवी और डेल वी जीरो हो जाएंगे। और जीरो अगर डीवी होता है तो इस पूरे वैल्यू को क्या मान लेंगे हम लोग, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। अगर ये जीरो के इक्वल होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो। और हमारा डेल यू की वैल्यू जो होगी वो डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी इंटू डी टी हो जाएगा स्टूडेंट। तो अगला पॉइंट आपका यही है। तो देखिए डेल यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट बी इन डी टी फॉर 1 मोल गैस। कितने मोल के लिए यह है, 1 मोल। अगर हम 2 मोल या n मोल लेते तो आगे n लग जाएगा स्टूडेंट, अभी हम वो भी बात करेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट बी है, ध्यान रखिए बी कांस्टेंट। तो आपको याद होगा हमने पढ़ाया था मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू पे, उससे हम लोग सीबी कहते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका क्या कांस्टेंट है, आंसर है बी कांस्टेंट है सर। अगर बी कांस्टेंट है तो सिंपल सी बात है, इस पूरी टर्म को हम लोग क्या मान सकते हैं, आंसर है सीबी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो आपका ये वैल्यू आया है डेल यू की, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सीबीडीटी हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आ गया क्या, आंसर है सीबीडीटी। और 1 मोल के लिए ये आया डेल यू इक्वल टू सीबी इंटू डी। तो इसके प्लेस पर हम लोग क्या लिखे हैं, आंसर है सीबी और इंटू में यहाँ क्या है डी। तो ये आपका क्या हो गया, डी हो गया स्टूडेंट। बात क्लियर। तो डेल यू इक्वल टू क्या हो गया, सीबीडीटी। ओके, अब इसकी हम लोग टोटल वैल्यू भी निकालेंगे स्टूडेंट, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए अभी डेल यू इक्वल टू क्या आया था, सीबीडीटी आया था, लेकिन यहाँ पे हमने एन लगाया हुआ है। क्या लगाया है, एन लगाया। एन का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट कि ये एन मोल के लिए, कितने के लिए, एन मोल के लिए। नंबर ऑफ मोल 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं स्टूडेंट, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो डेल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सीबीडीटी। ठीक, सीबी आपका क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डीटी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर है, और स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर हम ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी को निकालें स्टूडेंट, तो यहां पर हमको जानते हो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्टूडेंट। इंटीग्रेशन करने के बाद में हमें टोटल वैल्यू किसकी मिल जाती है, आंसर है डेल यू की मिल जाती है, यानी इंटरनल एनर्जी की मिल जाती है। तो देखिए यहां पर देखो हम डेल यू का इंटीग्रेशन कर रहे हैं स्टूडेंट। u1 आपका लोअर लिमिट है स्टूडेंट, और u2 आपका जो है अपर लिमिट है। du का इंटीग्रेशन यहाँ पे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, इसलिए यहाँ पे हमने T1 और इस जगह पे T2। लोअर लिमिट आपका क्या है, T1 और अपर लिमिट आपका T2। यहाँ पे NCBDT जो ये वैल्यू रखी गई स्टूडेंट, इस वैल्यू को हमने क्या किया, यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब इसका हम जब इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट, क्यों आएगा क्या इसका आंसर, वो हम देखते हैं। डेल यू का इंटीग्रेशन यानी डी यू का इंटीग्रेशन डेल यू ही हो जाएगा। तो देखो ओवरऑल डेल यू इक्वल टू आता क्या है, तो डेल यू क्या हो जाएगा, एनसीबी और डीटी का इंटीग्रेशन। एनसीबी तो कांस्टेंट थे, उसे हम बाहर कर लिए हैं। और डीटी का इंटीग्रेशन डेल्टा टी होता है स्टूडेंट, और डेल्टा टी को जानते हैं आप लोग, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट जो लिखा गया है इसी को हम लिखते हैं, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन किसके लिए आया, डेल यू के लिए आया स्टूडेंट। तो डेल यू का जो फाइनल एक्सप्रेशन है आपको दिख रहा होगा, ये आ गया डेल यू इक्वल टू एन सी बी टी टू माइनस टी वन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन है, उसे हम लोग ध्यान से समझते हैं। पहली कंडीशन आपकी ये है कि अगर मान लीजिए डेल्टा यू इज ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा यू इज ग्रेटर देन जीरो हो तो टी टू इज ग्रेटर देन टी वन हो जाएगा। कैसे, अगर ये जीरो से बड़ा हुआ तो ये वैल्यू कैसी आएगी स्टूडेंट, आंसर ये वैल्यू सर तो ये तो पॉजिटिव आएगी। ओके, जीरो से बड़ा पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव आएगी। ये पॉजिटिव स्टूडेंट तभी हो सकती है जब T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरा कलर मैं ले लेता हूं। जब T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर है T2 की वैल्यू, एक मिनट इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, फिर से देखते हैं, आप ध्यान रखिएगा।
देखिए यहाँ पर अगर T2 की वैल्यू ज्यादा नहीं हुई, कम हुई, तो वैल्यू तो निगेटिव में हो जाएगी, क्योंकि T1 अगर ज्यादा हुआ तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, आंसर है निगेटिव में आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक, तो T2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आंसर है ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, तभी डेल यू आपका 0 से ज्यादा होगा स्टूडेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब लेस देन 0 की बात कर लेते हैं। इफ डेल्टा यू इज लेस देन 0, तो आपको ये तो समझ में आ चुका होगा कि T2 इज लेस देन T1। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर T2 क्या होगा, कम होगा, T1 ज्यादा होगा, वैल्यू निगेटिव आएगी, तो डेल यू की वैल्यू निगेटिव हो ही जाएगी, जो 0 से कम होगा। यहाँ पर एक ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, किसके बीच, आंसर है u और t के बीच, और उसके लिए हम लोग स्लोप निकालेंगे, जो आपके नीट या जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस आपका ऊपर है, ये वाई एक्सिस है, और नीचे आपका क्या है, एक्स एक्सिस है। तो u और t के बीच ग्राफ देखते हैं क्या स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्लोप, किसी भी तरह कोई भी ग्राफ आप बना लीजिए, इसके लिए हम लोग स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप इसका क्या होता है टेंजेंट के लिए, तो देखिए u और t के लिए जब हम स्लोप निकालते हैं, जो हम कर्व निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे डेल u है, ये आपका डेल t है। आप जब tan थीटा निकालते हैं, क्योंकि स्लोप आपका tan थीटा होता है स्टूडेंट, और tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर है tan थीटा इक्वल टू डेल u बाय डेल t ही निकलेगा स्टूडेंट। तो वही हमने डेल u बाय डेल t एट कांस्टेंट b। तो ध्यान रखिए, जब भी कभी u और t के बीच स्लोप पूछा जाता है, तो आप यही आंसर देने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, CB इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट बी, ये आपका स्लोप ऑफ यूटी कर्व फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस ध्यान रखिएगा, रियल गैस की बात नहीं हो रही, आइडियल गैस हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग रियल गैस के बारे में भी चर्चा कुछ करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं केवल कौन सी गैस, आइडियल गैस। ठीक, जिन गैस के बीच किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। तो देखिएगा एक बात और, छोटी सी बात, यूनिट इंटरनल एनर्जी की देख लेते हैं। तो ये माइनस नहीं है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, डैश है ये, किलो जूल मोल इनवर्स। किलो जूल मोल इनवर्स जो होता है, ये आपका इंटरनल एनर्जी का क्या है, यूनिट होता है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरनल एनर्जी की यूनिट किलो जूल मोल इनवर्स होती है। ये आपको याद करने की चीज है, याद कर। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी का अगला पार्ट। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग अभी तक किसकी बात कर रहे थे, आंसर है आइडियल गैस के लिए। अब हम लोग दूसरी चीज बात कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या कंडीशन अप्लाई हो सकती है स्टूडेंट। तो देखिए वही फार्मूला, डेल यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी बी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी इंटू डी टी। आइडियल गैस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो सॉलिड और लिक्विड ऐसे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे मैटर होते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जो कभी दबते नहीं है, यानी उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता स्टूडेंट। अगर मान लीजिए पानी आप ग्लास के अंदर ले लें, तो पानी को आप कभी दबा नहीं सकते। ठीक, समझ में आया, ये क्या होता है इनकम्प्रेस। लेकिन बैलून को, अगर हम बैलून के अंदर एयर पूरा फिलअप कर ले, तो आप उसे क्या कर सकते हो, आंसर है एयर को कंप्रेस किया जा सकता है स्टूडेंट। लेकिन सॉलिड और लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसीलिए इसका वैल्यू ऑलरेडी क्या होता है, आंसर है सर कांस्टेंट होता है। ओके राइट, तो यहाँ पर बी हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी डी बी इक्वल टू, जाहिर सी बात है जब कांस्टेंट होगा तो चेंज हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो अब जीरो अगर आ गया, तो ये टर्म आपका फिर से क्या हो गया स्टूडेंट, हाँ जीरो हो गया। ओके वेरी गुड। इसके बाद डेल यू इक्वल टू जो वैल्यू बनेगी, डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट बी इंटू डी टी एट कांस्टेंट वैल्यू पे। ठीक, इसी की बात कर रहा है, एट कांस्टेंट वैल्यू पे। तो यहाँ पर भी इसे एट कांस्टेंट अगर वैल्यूम है, तो जैसे वहां पे हमने माना था उसी जगह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, CBDT हो जाएगा। इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो देखो फॉर n मोल के लिए ये आ जाएगा क्या, आंसर है डेल यू इक्वल टू NCBDT हो जाएगा। और ओवरऑल जब हम निकालेंगे, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, आंसर इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन स्टूडेंट ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए इसकी वैल्यू हम, टेम्परेचर की वैल्यू जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हमें दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग T2 और T1 के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये टेम्परेचर पर क्या करता है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, चेंज होगा, तो अलग अलग वैल्यू दी जाएगी, इसलिए इसका यही फार्मूला हो जाएगा, डेल यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर T1 टू T2 एन सी बी डेल्टा टी। तो इसमें दो कंडीशन होगा,
एक ध्यान रखिएगा, एक कंडीशन क्या होगा कि Cb इज इंडिपेंडेंट ऑफ T। अगर Cb dt पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, और अगर डिपेंड करता है तो फिर इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब डिपेंड नहीं करेगा तो इसका फार्मूला आ जाएगा आराम से, डेल्टा U इक्वल टू NCb T2 माइनस T1। आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद अगर ये डिपेंड नहीं करता, सॉरी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तब क्या आएगा Cb की इसकी सॉरी डेल्टा U की वैल्यू। तो डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, यही वैल्यू पूरा वापस से आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, डेल U T1 से T2 NCb डेल्टा T। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो क्लियर। आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा फॉर अ रियल गैस। रियल गैस के लिए क्या होगा स्टूडेंट, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने किसके लिए किया था, आइडियल गैस के। रियल गैस के लिए देखिए वही चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है, फार्मूला वही यूज होगा, डेल यू इक्वल टू डेल यू बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी इंटू डी बी प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट बी इंटू डी टी। आपको ये समझ में आया होगा। देखिए स्टूडेंट, डेल यू बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, इट्स साइन, यानी यहाँ पे डेल यू बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी है, इसकी हम लोग साइन पता करेंगे कि कौन सी साइन होगी स्टूडेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आगे। ध्यान रखिए, हमने एक बात बोली थी कि जो पीबी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करेगा वो रियल गैस ना हो करके आइडियल गैस होगा। आइडियल गैस में एक बात और बोली थी, इनके बीच क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, यानी अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होगा स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पर जो रियल गैस है इनके बीच होगा, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। अट्रैक्शन डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ध्यान रखिए, अगर अट्रैक्शन होगा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट, आंसर है डिक्रीज होगी, ये ध्यान रखना है। अट्रैक्शन क्या करेगा, सिस्टम की एनर्जी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा, रिपल्सन इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम। रिपल्सन जो होगा वो सिस्टम की एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ता है तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, और अगर रिपल्सन बढ़ता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हेन अट्रैक्शन इज डोमिनेट। अगर गैसेस मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो होगा क्या। सबसे पहले हम एक्सपेंशन का केस देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कंप्रेशन का केस। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना, फैलना। तो देखो, सबसे पहले ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा, आंसर है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो डेल्टा बी होगा स्टूडेंट वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ना, यानी कि वॉल्यूम में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, इंक्रीज हुआ तो डेल्टा बी हमारा पॉजिटिव साइन को लेगा। और एक बात, अगर वॉल्यूम बढ़ा तो आपको ये मालूम पता है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज करेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। और अगर डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, उनके बीच डिक्रीज कर जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। और हमने पढ़ा है क्या, अट्रैक्शन फोर्स अगर कम हो गया, डिक्रीज का मतलब कम हो जाएगा, तो सिस्टम की एनर्जी, अट्रैक्शन बढ़ने पर ये एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन ये स्टूडेंट क्या हो रहा है, आंसर है ये तो घट रहा है। तो अट्रैक्शन अगर कम हुआ तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, आंसर है इंक्रीज कर जाएगी। और अगर ये भी देखो, डेल्टा भी क्या आया, पॉजिटिव, और डेल्टा यू क्या आया, वो भी पॉजिटिव आया। तो अगर ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ गई तो डेल यू की वैल्यू भी क्या होगा, आंसर है वो भी स्टूडेंट पॉजिटिव आएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई है तो आप दोबारा से पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात आगे करते हैं। देखिए, अब इस कंडीशन में होगा क्या कि जो डेल यू बाई डेल टी है, डेल यू बाई जो डेल बी है एट कांस्टेंट टी, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस कंडीशन से क्या होगा कि इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी ड्यूरिंग एक्सपेंशन। तो कभी भी ध्यान रखिए कि जब कभी भी एक्सपेंशन हो रहा हो रियल गैस में, तो उस कंडीशन में हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल यू बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी पॉजिटिव होगी स्टूडेंट।
अब हम बात करते हैं किसकी, कंप्रेशन की, यानी अब गैस कंप्रेस होगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा। अगर मॉलिक्यूल के बीच डिस्टेंस कम हुआ तो उनके बीच क्या होगा, ध्यान रखिए, एक बार फिर से देखते हैं शुरू से। कंप्रेशन अगर हुआ तो ड्यूरिंग कंप्रेशन वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज, जैसा कि हमने बताया। और इनके भी डिस्टेंस, अगर वॉल्यूम कम हुआ तो आपको पता है मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, क्योंकि चारों तरफ से कंप्रेस होंगे तो पास पास आएंगे, तो उनके पास पास आएंगे तो उनके बीच डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उनके बीच डिस्टेंस कम हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा, आंसर पास आने से अट्रैक्शन बिल, यहाँ पे WILL होगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, WILL, ठीक, बिल जो लिखा है WI, तो अट्रैक्शन बिल इंक्रीज। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया स्टूडेंट तो क्या होगा, तो अट्रैक्शन अगर इंक्रीज कर गया तो यहां पर देखिए अट्रैक्शन इंक्रीज करने से एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी, आंसर है वो भी, सॉरी, अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करती है, अट्रैक्शन बढ़ता है तो अट्रैक्शन काम है सिस्टम की एनर्जी को कम करना। अट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और इस कंडीशन में डेल्टा यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो देखो कंप्रेशन से क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, वो भी निगेटिव। दूसरी बात, जो आपका एनर्जी बिल डिक्रीज हुआ है, डेल यू जो है वो ऑलरेडी निगेटिव है, तो डेल बी भी निगेटिव और डेल यू निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। यानी एक कंप्रेशन के केस में भी क्या होगा, आंसर है जो आपका डेल यू बाय डेल बी एट कांस्टेंट टी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, आंसर है पॉजिटिव आएगी। तो देयरफॉर डेल यू बाय डेल बी एट कांस्टेंट टी विल बी पॉजिटिव ड्यूरिंग कंप्रेशन। आई होप आपको ये बातें पूरी समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई होगी तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हैं, दोबारा देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगी। और एक एक पॉइंट का आप नोट्स बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यदि आपकी इच्छा है तो। नहीं, कोई आपसे जबरदस्ती या किसी भी प्रकार की कोई भी नहीं, आपका जरूर अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं तो अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।